नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता। बोले, आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा। ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में की शिरकत। विंटर कार्निवल में मुख्य अतिथि के रूप में रहे शामिल। उत्तराखंड में फिल्म गोदान टैक्स फ्री। किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गौवंश के महत्व पर आधारित है मूवी। मुख्यमंत्री ने दिए थे निर्देश। मसूरी में अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधिवत लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। आवश्यक जांचें, दवाइयां कराई जाएंगी निःशुल्क उपलब्ध। चमोली में मवेशियों के बेहतर उपचार के लिए राज्य सरकार ने की नई पहल। वाइब्रेंट विलेज योजना का शुभारंभ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को वेटरनरी मेडिकेयर यूनिट वाहन कराया उपलब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्हें आज पैरदाना पुत्रा भवन में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्वागत के बाद पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में भारत और मलेशिया के बीच एमओयू का आदान प्रदान हुआ। मलेशियाई पीएम ने कहा, समझौता ज्ञापनों सहित 11 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 18.59 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि भारत और मलेशिया कृषि, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड्स। Exchanges very vital, very strategic and critical to advance and enhance relations between India and Malaysia. Of course, we had long-standing relations since 1957, but we have elevated it to comprehensive strategic partnership in 2024. The deep historical ties, strong people-to-people linkages, and ever-expanding economic cooperation. We'll continue to deepen collaboration in all fields: trade and investment, semiconductor, digital economy, trade in local currency, connectivity, energy, agriculture, food security, defense, education security. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने गृह क्षेत्र खटीमा के बिरिया मझोला में स्वर्गीय मनीष चंद स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन व पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में उजालीकोट टनकपुर ने नगला तराई खटीमा को 3 विकेट से हराया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेलों को करियर का बेहतर माध्यम बताते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
व्यक्तित्व में आता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। और आज उत्तराखंड के अंदर भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने यहाँ पर पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था और उसके कारण से हमारे राज्य में हम एक खेलों के लिए 8 प्रमुख शहरों में 23 अकादमियों को बना रहे हैं और उसके अंदर 1000 विश्व स्तरीय हमारे खिलाड़ी एथलीट्स इसमें तैयार हुए। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हमारा तैयार हुआ है, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर खेल के क्षेत्र में हमारा बना है और अब राज्य के अंदर अनेक प्रकार के खेल जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का भी आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवंती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में छात्र संघ द्वारा आयोजित विंटर कार्निवल में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और नवनिर्वाचित छात्र संघ सदस्यों को शुभकामनाएं दी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भजन, क्लबिंग जैसे आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजनों की सराहना करते हुए इसे युवा चेतना और सनातन संस्कृति का संगम बताया। उन्होंने कहा कि खटीमा उनकी कर्मभूमि है और सरकार द्वारा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कनेक्टिविटी, केंद्र विद्यालय एवं आधुनिक खेल स्टेडियम जैसे विकास कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गौवंश के महत्व पर आधारित फिल्म गोदान को उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने के निर्देश दिए हैं। ये फिल्म 6 फरवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और भारतीय संस्कृति व परंपराओं से समाज को जोड़ने का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय केवल धर्म और आस्था का विषय नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। ऐसी फिल्मों से समाज में सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता का विकास होता है, इसलिए इन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सामाजिक, सांस्कृतिक और जनहित से जुड़े विषयों पर बनी तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली खबर को लेकर। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी स्थित टाउन हॉल में नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित बोर्ड की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका परिषद द्वारा बीते 1 वर्ष की उपलब्धियों एवं आगामी प्रस्तावित विकास कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण में नगर क्षेत्र में किए गए एवं प्रस्तावित कार्यों में आरसीसी सड़क मार्गों एवं आंतरिक सड़कों का निर्माण, सुरक्षा रेलिंग, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, प्याऊ की सुविधा, टाउन हॉल का सुदृढ़ीकरण, वार्डों में सामुदायिक भवनों का निर्माण, पथ प्रकाश लाइट, हाई मास्क लाइट सहित अन्य जनहितकारी कार्य इसमें शामिल रहे। और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर की स्वच्छता व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पर्यावरण मित्रों उपहार एवं गर्म कंबल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने पर्यावरण मित्रों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक साल का कार्यकाल किसी भी संस्था या व्यक्ति के काम को मापने का नहीं होता। कुछ चीज़ें समझ में लगती है, सरकारी आंकड़े बनते हैं, उसकी टेंडर की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बावजूद 1 साल के अंदर सराहनीय कार्य इसने किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान मसूरी को मिला है और पहली बार मैंने देखा है कि बोर्ड के सभी सदस्य चाहे किसी भी विचारधारा के हों,
मिलकर विकास कार्य कर रहे हैं। कभी आपने कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री जसवीर जी के संबोधन में आपने सुना होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब विकास की बात हो, वैसे आप लड़े चुनाव में एक दूसरे का विरोध करें, लेकिन जब विकास की बात हो एकजुट हो जाए तो मुझे यहाँ पर दिखाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत मसूरी की बाबलोगंज क्षेत्र में स्थापित अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधिवत उन्होंने लोकार्पण किया और इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को इस स्वास्थ्य सुविधा के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। उन्होंने बताया कि यहाँ मरीजों को प्राथमिक उपचार के साथ साथ कई आवश्यक जांचें, दवाइयां और टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्य परम धनम अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है के मंत्र को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और ये योजना शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होंगी और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर के समीप उपलब्ध होंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जो शहरी क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के अस्पताल खोले जा रहे हैं और आज मसूरी को हमें 2 मिले हैं, एक हुसैनगंज में और एक बालूगंज में। जो बालूगंज है उसका लोकार्पण मैंने आज यहाँ पर किया है। 5 आदमी का स्टाफ यहाँ पर 124 किस्म की दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पर आदमी को प्राथमिक केयर यहाँ पर मिल सकती है और उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो फिर उन्हें आज हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। डोईवाला नगरपालिका बोर्ड गठन की 1 वर्ष पूर्ण होने पर डोईवाला नगरपालिका में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी सहित 20 सभासदों के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित भव्य समारोह में विकास और जन कल्याण की झलक साफ दिखाई दी। समारोह में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत व डोईवाला विधायक ने शिरकत करते हुए सफाई व्यवस्था को सशक्त बनाने वाले और स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घरों की चाबी और आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर हरिद्वार सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डोईवाला नगरपालिका लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड का 1 वर्ष सेवा और संकल्प का वर्ष रहा। हमने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और जरूरतमंद तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता दी है और आने वाले समय में डोईवाला को एक आदर्श नगर बनाने का लक्ष्य है। नगर पालिका परिषद डोईवाला के सम्मानित अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी नंदू भाई को और तमाम जो सभासद हैं, यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं कि जिन्होंने 1 साल में भविष्य की दिशा निर्धारित की है और 1 वर्ष में तमाम तरह के जो विकास कार्य चाहिए जनता को, उन विकास कार्यों को अंजाम तक पहुँचाने का काम किया है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा कार्यकाल 1 साल पूरा हुआ है और हमारा जो प्रयास रहा है कि डोईवाला नगर पालिका को स्वच्छ नगर पालिका, सुंदर नगर पालिका, स्वस्थ नगर पालिका बनाए, उस दिशा में हम लोग हमारे जो सभासद गण हैं और हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं, हमारे कर्मचारी भाई हैं, सबके सहयोग से हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया कि डोईवाला को हम एक आदर्श नगर पालिका बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम कुछ नया ही करेंगे डोईवाला नगर पालिका के लिए और अभी जो हमने लगभग 17 करोड़ की योजनाओं को हमने घर पर उतारा है और लगभग जिसमें हमारे 200 सड़कें बनाई हैं। विलेज योजना के तहत जनपद चमोली की सीमांत क्षेत्र के पशुपालकों के मवेशियों के बेहतर उपचार के लिए राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत सरकार की ओर से पशुपालन विभाग और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को वेटेनरी मेडिकेयर यूनिट वाहन उपलब्ध कराया गया है। शनिवार को जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान
वाहन भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को सौंप दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से द्वितीय रक्षा पंक्ति के गांव में विकास कार्यों के साथ ही अन्य सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है और इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से सीमांत क्षेत्र के पशुपालकों की सुविधा के लिए वेटरनरी मोबाइल वाहन उपलब्ध कराया गया, जिसका संचालन आईटीबीपी की ओर से किया जाएगा। तो वहीं वाहन के संचालन के लिए दवाइयों व अन्य संसाधनों की आपूर्ति पशुपालन विभाग की ओर से की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि वाहन के सुचारू और नियमित संचालन के लिए पशुपालन विभाग और आईटीबीपी के मध्य अनुबंध किया गया है। उत्तराखंड के कोटद्वार में मुस्लिम दुकानदार की दुकान का नाम और मोहम्मद दीपक वाला विवाद संसद तक पहुंच गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को संसद में उठाते हुए भाजपा सरकार पर सामाजिक सद्भाव खराब करने जैसे विषयों से हमला भी बोला है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी की माने तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा ट्वीट करना, अब संसद में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इस प्रकरण पर टिप्पणी करना इस विषय को राजनीतिक रंग देने का कार्य करना दर्शाता है और साथ ही जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राजनीति करने के लिए कांग्रेस किसी भी विषय को मुद्दा बनाने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस को हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती है। देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति है। ये तो उनकी प्रवृत्ति में है कि उन्होंने पहले भी सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने की बात यहाँ पर की है। आज भी उसी बात को आगे बढ़ाने कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल जी ने और उसके बाद खड़गे जी ने कोटद्वार वाले मामले में राजनीतिक रंग देने का काम किया है। निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कांग्रेस ने हमेशा हर मामले में राजनीति करने का काम किया है। आज कोटद्वार वाले मामले में भी कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनएचपीसी सभागार बनबसा में सरस कॉर्बेट महोत्सव के आधिकारिक टीजर को लॉन्च किया और ये 7 दिवसीय आयोजन 18 से 24 फरवरी तक जनपद चंपावत में होगा। महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की दूरदर्शी परिकल्पना को साकार रूप देते हुए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये महोत्सव चंपावत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक पर्यटन गतिविधियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का माध्यम बनेगा। आज चंपावत जनपद के लगभग 320 करोड़ के आसपास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। वहीं इस पूरे क्षेत्र के लिए माँ शारदा के स्तर पर माँ पूर्णागिरी के धाम, टनकपुर में शारदा जो रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, शारदा घाट का पुनर्विकास की योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है। ये योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के बन जाने से इस संपूर्ण क्षेत्र का जो लगभग 200 किलोमीटर की परिधि के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होगा। उस क्षेत्र में अनेक प्रकार की समृद्धियाँ आगे बढ़ेंगी, यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा, नौजवान युवाओं को, महिलाओं को, स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय आजीविका बढ़ेगी और पर्यटन बढ़ेगा। ये सभी योजनाएँ समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाए, जल्दी से जल्दी पूरी हों, जिससे कि हमारा यहाँ का हर दृष्टि से विकास सुनिश्चित हो।
चंपावत के एनएचपीसी बनबसा सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में राज्य के समग्र विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तथा जन भागीदारी को केंद्र में रखते हुए व्यापक विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम का संचालन अपर सचिव मनमोहन मैनाली ने किया। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के कैपिटल आउटले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ये राशि 7,534 करोड़ से बढ़कर 14,765 करोड़ तक पहुंच गई है। संवाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, विशेषज्ञों तथा हितधारकों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में गुमशुदा दिव्यांग रिक्शा चालक युवक की हत्या के मामले का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि इस सनसनीखेज हत्याकांड में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस के द्वारा पूरे मामले को जांच के तहत, एविडेंस के तहत ई रिक्शा और मृतक मनीष की बॉडी को बरामद किया गया। अभियुक्त अयान को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, उसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। दूसरा जो अभियुक्त है बिलाल, वो भी फरार चल रहा है, शीघ्र उसकी भी अरेस्टिंग का प्रयास किया जाएगा। मैं ये आश्वस्त करूंगा कि इस पूरे प्रकरण में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ा हृदय विदारक ये घटनाक्रम है, क्योंकि मनीष जो है पैर से विकलांग भी था और अपने रोजी रोटी के लिए ई रिक्शा चलाता था। कुछ छोटे बच्चे भी हैं, ये बात हमारे संज्ञान में आई है। इसलिए जो भी अभियुक्त हैं जिनके द्वारा ये घटनाक्रम किया गया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करें। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।